जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तीव्र शिक्षा में। आज हम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन यूपी या एसएससी के किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसने पारित किया? लॉर्ड कैनिंग ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1826 में ब्रिटिश भारत में ब्राह्मण, राजपूतों, बनिया और कायस्थ जैसे कुछ अन्य जातियों के बीच मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से पारित हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर हंटर आयोग ने अधिक बल दिया। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के अध्ययन के लिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था। आयोग ने भारतीय प्राथमिक अथवा उच्चतर शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाओं के विकास के संबंध में सिफारिश की। इसने संस्थाओं को सहयोग राशि बढ़ाने एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने की सलाह दी। अगला प्रश्न, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? उत्तर, ब्रिटिश शासक को। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश में। महलवाड़ी प्रणाली का प्रस्ताव सर्वप्रथम हार्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। इस प्रस्ताव को 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप से प्रदान किया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? उत्तर, 1829 में। लॉर्ड विलियम ने हिंदू समाज में सती एवं शिशुवध जैसी क्रूर प्रथाओं को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किया। राजा राम मोहन रॉय सरीखे कुछ प्रबुद्ध भारतीय समाज सुधारकों ने विलियम बेनेडिक्ट को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया। इस कानून की धारा 17 के अधीन सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? उत्तर, मुंबई में। अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। यह आदर्श वाक्य कृण्वितो विश्व कार्यम के साथ बनाया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का उद्देश्य वैदिक ज्ञान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर समाज में सुधार करना था। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक स्कूल के रूप में की गई, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? उत्तर, राजा राम मोहन रॉय ने की। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल में पुनर्जागरण युवक को प्रभावित किया। राजा राम मोहन रॉय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन रॉय ने स्थापित किया। इसका उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक संस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले कौन से भारतीय नेता थे? उत्तर, राजा राम मोहन रॉय। राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन रॉय थे। भारत के विचारों में सुधार लाने वाले राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
उत्तर बेलूर मठ में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी को की। इनका उद्देश्य साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें और दुखी एवं पीड़ित मानव जाति को निस्वार्थ सेवा कर सकें। सर्वप्रथम इस मठ की स्थापना कोलकाता के समीप बारानगर में की गई। तत्पश्चात वेलूर में मिशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, हड़प्पा का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? उत्तर धोलावीरा। धोलावीरा नामक स्थल गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में मासर एवं मानहा नदियों के संगम पर स्थित है। जगपति जोशी ने 1967 व 1968 में की थी। सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन और विशाल नगर था। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला भाग। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की नगर योजना सबसे प्राचीन है। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की? उत्तर SR राव ने की। लोथल की खुदाई की खोज SR राव ने की थी। लोथल हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था जो गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल से मन का कारखाना, धान का साक्ष्य, 3 युग्मित समाधि एवं अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? उत्तर सुरकोटदा में। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है जहाँ से घोड़ों की अस्थियों तथा एक अनोखी कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते महाकाव्य से उद्धृत है। सत्यमेव जयते किस महाकाव्य से लिया गया है? उत्तर मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ सत्य की जीत है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के स्तिंग स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? उत्तर इंद्र का। ऋग्वेद काल के दौरान मानव रूपी भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे। उन्होंने दैत्यों के विरुद्ध जीत में आर्य सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए युद्ध देवता की भूमिका निभाई थी। ऋग्वेद में लगभग 289 भजन उन्हीं को समर्पित हैं जो किसी अन्य देवता की तुलना में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, प्राचीनतम वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद में ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 1028 सूक्त मिलते हैं। इसमें 10 मंडल, 11 बाल खेला, 10,580 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर महावीर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। भगवान ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर, भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर एक सर्वोच्च पद होता है जिस पर अति पुण्यशाली आत्मा विराजमान होती है। इसे ही तीर्थंकर कहते हैं। अगला प्रश्न, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां। सम्राट अशोक द्वारा कई शिलालेख बनवाए गए थे जिनमें 14 शिलालेखों की प्राप्ति तत्कालीन भारत के कई क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। इन शिलालेखों को पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। 13वां शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया। इसके धम्म विजय का श्रेष्ठ बताया गया है। अगला प्रश्न, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? उत्तर तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस भयावह युद्ध ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया और उसका हृदय परिवर्तन किया। उसने कभी युद्ध नहीं लड़ने का प्रण लिया था। अगला प्रश्न, देवनाम प्रिया नाम किसने दिया था? उत्तर अशोक। देवनाम प्रिया के नाम से अशोक विख्यात हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबंधित किया गया है। अगला प्रश्न, अशोक का कौन सा शिलालेख ब्राह्मी लिपि का
प्रयोग नहीं किया गया? उत्तर शहबाजगढ़ी। अशोक के केवल 2 शिलालेख शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह शिलालेख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय उपमहा महाद्वीप में लिखाई का यह सबसे पुराना ज्ञात नमूना है। अगला प्रश्न, मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? उत्तर स्तंभ। मौर्य काल में सर्वोत्तम नमूने अशोक के स्तंभ हैं जो उसने अपने धर्म प्रचार के लिए निर्मित कराए थे। यह स्तंभ देश के विभिन्न भागों में स्थित है जिनकी संख्या लगभग 20 है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी तथा नेपाल की तराई में लुम्बिनी व निगलवा में अशोक के स्तंभ मिलते हैं। अगला प्रश्न, बृहद-सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? उत्तर मौर्य काल से। बृहद-सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का यह बना हुआ है। अगला प्रश्न, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? उत्तर प्रयागराज में। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव की स्तुति करता था। ऐसा माना जाता है कि हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों एवं 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। हर्ष ने लगभग 643 ईसा पूर्व में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। हर्ष द्वारा आयोजित इस सभा को मोक्ष परिषद कहा गया है। इसी के साथ हमारा 25 प्रश्न खत्म होते हैं। कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।